You are now unmuted. और करिए इस पे आपको करना है वो सब स्टूडेंट को दिखता रहेगा बस इतना ही इतनी क्लास करूँगा हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। निकिता, प्रीतम, रिंकी और सानू, आप चारों लोग हैं ना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो मैम। नो मैम। आ तो रही होगी पर ठीक है, अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे, नींद हट जाएगी। सब लोग अच्छे से आंखें खोल लो, इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और एकदम बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। लास्ट क्लास का कुछ याद है? अभी मैं पूछूंगी Yes, सबसे ma'am. लास्ट क्लास का। तो आज हम उसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट पढ़ेंगे। हमने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ देख ली थी, अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक हम आ गए थे ना, तब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में क्या क्या देख लिया था, एक रिवीजन ले लें? बताए, कौन मुझे बताएगा? Who is going to revise last chapter? बोलो बोलो बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, निकिता बताइए। मैम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। जी। क्या इसमें आता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, ग्रोथ और एक डिफाइनिंग फीचर, सॉरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर होता है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर होता है और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर होता है। बाकी ग्रोथ रिप्रोडक्शन ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होते हैं एक लिविंग बीइंग के। फिर हमने नॉमेनक्लेचर किया था, कौन बताएगा? Yes, ma'am. प्रीतम। मैम क्वेश्चन एक बार बोलिए फिर से। सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग निकिता ने बताया, आप बताइए नॉमेनक्लेचर क्या होता है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताइए, किसने दिया था? मैम कार्लोस लिनियस। और क्या करते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में? मैम उसमें मैम दो ठो वर्ड होता है, फर्स्ट वाला इंडिकेट करता है जीनस को और सेकंड वाला स्पीसीज को। जी। मैम जैसे कि मैम मैम मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैम उसमें मैंगीफेरा मतलब जीनस होता है और इंडिका मतलब स्पीसीज होता है। मेमोरी वाला हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। और अगर हम कॉपी में लिखते हैं तो क्या करते हैं? मैम अंडरलाइन करते हैं। मैम और सेपरेटली जीनस अंडरलाइन का करते फर्स्ट हैं। वर्ड कैपिटल होता है और स्पेसिस का फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर टैक्सोनॉमी, फिर और क्या करा? सिस्टमैटिक्स, और देन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने देखी थी, स्पीशीज से लेके किंगडम तक, ठीक है? हमने हियरार्की पढ़ ली थी, दैट मींस टैक्सोनॉमिक हियरार्की। फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स हमने देखे थे, कौन बताएगा? एड्स कुछ एक आध टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम बताइए। हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन। भी की था। मैम म्यूजियम वेरी गुड। की सब लिखा है सामने। वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, है ना? ये भी कुछ मीन्स होते हैं रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस के, ठीक है? अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि
एक छोटी सा टर्म देख लेते हैं, माइक्रो टेक्सोनॉमी और मैक्रो टेक्सोनॉमी के। इसमें क्या है कि हाउ स्पीशीज should be defined in a particular group of organisms give rise to practical and theoretical problems that are referred to as the species problem. Then scientific work of deciding how to define species has been called microtaxonomy, and by extension macrotaxonomy is the study of group at the higher taxonomic ranks, subgenus and above. सबजीनस के अबव जब जाएंगे तो मैक्रो टेक्सोनॉमी आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब हम आपके में बेसिकली एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा हम दूसरे किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का भी देख लें कि उसका भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। मैंने थोड़ा इसको डार्क कर रखा है, आप देख के बता सकते हैं। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हु हैज गिवन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? लीनियस मैम। मैं बताती हूँ। कार्ल लीनियस ने 1735 में 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, और इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। बुक एक लिखी थी, बुक का नाम पता है सबको? आई गेस लास्ट चैप्टर में बताया था मैम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया मैम सिस्टेमा नेचुरल। सिस्टेमा नेचुरी। यस मैम। मैम ये तो हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रास्टस ने लिखी थी ना। इसी में इन्होंने अपने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन डिफाइन किया था। कार्लस लीनियस ने लिखी थी। आर यू श्योर पीपल? दो नाम आ गए, सिस्टेमा नेचुरी और हिस्टोरिया प्लांटेरम। आप लोग को चेक करके बताना है। दिस इज द क्वेश्चन विच आई एम गिविंग यू टुडे कि हिस्टोरिया प्लांटेरम या सिस्टेमा नेचुरी, इन दोनों में से कौन सी बुक लीनियस ने लिखी थी? ठीक है, और कौन सी थियोफ्रास्टस ने लिखी थी? ठीक है मैम, सिस्टेमा नेचुरी लिखी थी। वेरी गुड मैम, हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रास्टस ने लिखी थी। गुड। तो 371 से थियोफ्रास्टस का भी एक एरा आया था और उन्होंने भी काफी कुछ प्लांट्स के ऊपर काम किया था। ठीक है, थोड़ा सा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। मिस्टर लीनियस ने क्या किया कि इन्होंने काफी कुछ कैरेक्टर्स मिल गए थे, पता चल गए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इन्होंने, हमने लिविंग नॉन लिविंग देख ही लिया था लास्ट टाइम, इन्होंने क्या किया, लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड कर दिया अपना क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो लिविंग में इन्होंने 2 किंगडम बनाए, मैम एनिमल और प्लांट। ठीक है, और एक और नॉन लाइफ का किंगडम इन्होंने रखा था, उसका नाम था रीगनम लपीडियम। इसमें इन्होंने
मिनरल्स के ऊपर लिखा था कि कैसा मिनरल कौन सा प्लांट यूज कर रहा है, किसके लिए क्या जरूरी है। तो बेसिकली लिविंग पार्ट में इन्होंने दो डिवाइड करा था, एक एनिमेलिया की तरफ चले गए थे, एक इनका वेजिटेबाइल था जिसे हम नॉर्मली एनिमेलिया और प्लांटी करके हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे वो लिविंग सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये लीनियस का हो गया। उसके बाद लीनियस के टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद एक लास्ट टाइम मैंने नाम बताया था, अर्नस्ट हैकेल। मैम इन्होंने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। वेरी गुड। इन 1866 और इन्होंने भी क्या करा, उसी तरह से जैसे लीनियस ने डिवाइड किया था अपना सिस्टम लिविंग वर्ड और नॉन लिविंग वर्ड, इन्होंने भी उसी तरह से डिवाइड करा। बस इन्होंने एक एडिशन कर दिया, हमारी यूनिसेलुलर माइक्रोफॉर्म्स जो हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप आएगा उसको इसमें इन्होंने डाल दिया। तो जल्दी से हम उसको भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ सामने नोट भी तो होना चाहिए जो आप याद कर सको बाद में। तो ये देख लो तुम लोग, नॉन लाइफ और लाइफ। लाइफ में क्या क्या जल्दी बताओ बच्चों, लीनियस वाले तो ले ही लो, किंगडम, जल्दी बताओ क्या क्या लिखूं। प्रीतम यू टेल बेटा। प्लेंटी एंड प्रोटिस्टा। वेरी गुड। राइटिंग समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। और ये सेम छोड़ दिया इन्होंने जो लीनियस ने करा था। ये लैटिन वर्ड्स हैं बेसिकली, यानी कि मिनरल्स। जो एक नॉन लाइफ किंगडम था वो मिनरल्स को डिफाइन कर रहा था। तो बेसिकली ये तीन को ही हम मानते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, और हम कह देते हैं इसे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय निकिता ने बताया था अभी। मैम अर्नस्ट हैकेल। मैम शानू ने बताया था। अच्छा, शानू ने बताया था। ओके, अर्नस्ट हैकेल। ठीक हो गया, 2 किंगडम 3 किंगडम। या अब तो ये याद रहेगा, हमें नहीं Yes, लगता ma'am. भूलोगे इसे। अब भाई हम 4 किंगडम की बात कर Four ले। kingdom. तो 4 Yes, किंगडम में ma'am. क्या हुआ, हमने बहुत सारे बताए थे आपको, लेकिन एक फेमस बता दिया था कि 4 किंगडम में Four kingdom में हमको प्लान नहीं दिया था। जी मोनेरा। अभी वो मेरे narrate साथ किया था साथ फिर। बताइएगा आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा करते Yes, जाइएगा। ma'am. ठीक है, तो Yes, ma'am. ये 2 तो हटा देते हैं और यहाँ हम लोग लिख देते हैं 4। ठीक, 4 किंगडम का एक फेमस क्लासिफिकेशन किसने दिया भाई, कोपलैंड ने। मिस्टर हर्बर्ट एफ कोपलैंड इन द सन। ये भी पूछा जा I सकता don't know है year 19th सेंचुरी का कोई Yes, ma'am. क्लासिफिकेशन है ना, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे। तो एक नाम तो यही हो जाएगा कोपलैंड का, 19th सेंचुरी में आया। Okay. Yes, ma'am. इन्होंने ही एक टर्म प्रपोज किया, ठीक है, टर्म मोनेरा।
इन्होंने लाइफ को क्या करा, एम्पायर में बांट दिया। जो आगे मैंने आपको बताया था ना, क्लासिफिकेशन की हायरार्की बताई थी ना, सुपर किंगडम्स, देन डोमेन्स, एम्पायर्स, सब बताया था। वो इसीलिए बताया था कि ये सब क्लासिफिकेशन समझने में दिक्कत ना हो आपको। सीधे सीधे इन्होंने लाइफ ली, मतलब इन्होंने अब नॉन लिविंग हटा दिए। वो जो नॉन लिविंग फॉर्म्स मिनरल्स वाला जुड़ा आ रहा था हमारे 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से, जिसमें आपने देखा था कि रिग्नम लेपिडियम लगा हुआ था, लिनियस के में भी था और हेकिल में भी था वो ना, मिनरल्स वाला, वो इन्होंने हटाया और इन्होंने 2 एम्पायर में बांट दिया अपना क्लासिफिकेशन। मतलब ये इनके सॉर्ट ऑफ सुपर किंगडम्स थे, ठीक। तो 2 एम्पायर में इन्होंने डिवाइड किया, तो एक एम्पायर क्या हो गया, तो चलो यहां बता देती हूँ, ये रब कर दूं। तो अब इन्होंने एक टर्म प्रपोज किया था। क्या टर्म प्रपोज किया था, बोलो बोलो। मोनेरा। तो इनका एक एम्पायर जो हो गया वो प्रोकैरियोट्स को डिफाइन करेगा, ठीक है। हम अभी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स, क्या होते हैं यूकैरियोट्स, पता है आप लोग को। तो उसमें सिर्फ एक किंगडम इन्होंने रखा, मोनेरा। और ये याद रखिएगा कि टर्म भी इन्होंने ही प्रपोज किया था, कोपलैंड ने, ठीक। और इन्होंने ही ये जोड़ा भी, मोनेरा। इसमें इन्होंने प्रोकैरियोट्स को रख लिया। और दूसरा इनका, अगर यहाँ पे प्रोकैरियोट्स रख रहे हैं तो दूसरे एम्पायर में क्या रखेंगे, ये कैसे ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे। यूकैरियोट्स। जब ये बना रहे होंगे तो इनके दिल में आया होगा ना कुछ ऐसा कि भाई एक तरफ हम प्रोकैरियोट रख लें और एक तरफ यूकैरियोट्स रख लें, ताकि जो बच्चे आए उनको याद करने में बड़ी आसानी हो जाए। और जब सुमैया मैम पढ़ाए तो जो बोरिंग भी हो तो बड़ा लगने लगे कि अरे वाह, बड़ा अच्छे से सोच के बनाया था इन्होंने। तो अच्छा, इजी लग रहा है अब, बोलो, इजी नहीं लग रहा। यस मैम। यस मैम। तो इन्होंने क्या करा, मैम जी बेटा। मैम कोपलैंड ने प्लांट को मेटाफाइटा और ये मतलब क्या था, मेटाफाइटा और मेटाजोफाइटा, ऐसा कुछ ही तो बताया था। अभी बेटा आप बस इतना याद करो कि इन्होंने बहुत, आप डीप में जाओगे ना तो क्वेश्चंस आने में बहुत दिक्कत होगी। बहुत सिंपल सिंपल सिर्फ उतना याद रखो जो अभी आपके नीट में आने वाला है। अभी जो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी ना, बस आपके फटाफट क्वेश्चंस आएंगे नीट से, वो चीजें आप याद रखो, ठीक है। अभी जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी हम ज्यादा यहाँ नहीं लेंगे, और बिल्कुल फोकस स्टडी करो। तो यूकैरियोट्स में डिवाइड किया और यूकैरियोट्स को इन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया, और ये 3 वही रहेंगे जो अभी आपने पहले देखे थे। क्या, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। और हम आगे देखेंगे यूकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ठीक है। कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको प्रॉपर्ली। तो इनके में मोनेरा आ गया एक एम्पायर में, और दूसरे वाले एम्पायर में 3 नाम आ गए, ये प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। ये हो गया 4 किंगडम का एक एग्जाम्पल जो कि नॉर्मली पूछा जाता है। उसके बाद हम एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, जो कि आपके प्रॉपरली आपकी एनसीईआरटी की आरएच बुक में विटेक दिया करने है दी। जी 1969। जी। तो फिर हमारे पास हमें पढ़ना है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whittaker in
1969। गुड। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एक अभी बस एक आउटलाइन देख लेते हैं इनकी। इन्होंने भी वैसे ही रखा था अपने 5 किंगडम्स को जैसे पंजाबी कोपलैंड ने आइडिया। रखा था। थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, बस वही चेंजेस हमें देखने हैं। इन्होंने भी ऐसे ही रखा, लाइफ रखी, लाइफ को 2 एम्पायर में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये तो वही रह गया। इसमें क्या लिखें? मोनेरा। मुनेरा। और यहाँ पे कुछ और लाइफ फॉर्म्स की डिस्कवरी तब तक हो गई थी, है ना? फंजाई। हाँ, फंजाई। प्रोटिस्टा था पंजाई। ही। लास्ट वाले में देखो क्या क्या था। प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा। प्लांटी था, प्लांटी था। एनिमेलिया। एनिमेलिया भी था, है ना? एक चीज और फंजाई आ है गई, क्या? फंजाई आ गए। तो हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ज्यादा याद नहीं रखते हैं, हमेशा हम लोग इस तरह से याद रख लेते हैं इनको। स्क्रीन को अगर मैं ऐसे कर दूं ये चीज, तो हम सिर्फ नॉर्मली याद रख लेते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, और हम 1 2 3 4 5 गिन के इनका कह देते हैं 5 किंगडम, है ना? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? ये हो जाएगा जब, तो अभी एक रिसेंट भी कुछ आया है, वो है 6 किंगडम। उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पढ़ेंगे तो मैम डिटेल से हम कार्ल लोग ये आर एस विटेकर का ही, लेकिन आपको ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो क्या हल्का फुल्का चेंज है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? अब हम सिर्फ फोकस स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल से सारे किंगडम्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मेन हम 5 किंगडम का ही डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन 6 किंगडम थोड़ा सा देख लेते हैं ना। 1977 में कार्ल वूस ने दिया था, और इन्होंने भी सेम चीजें दी। तो सेम चीजें अभी हम आपसे पूछेंगे। इन्होंने 6 किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया। यहां पे हम लिख देते हैं वो सारी सेम चीजें। इन्होंने इसमें 2 एम्पायर बनाए जैसे पहले बने हुए थे, और थोड़ा और पहले वालों की तरह जाके इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड कर दिया 4 किंगडम की तरह। मैम जी 1977 है, 1988 है? और साफ लिख दूं, 1977 है बेटा, 1988 कहीं दिखा रहा है। यस मैम, पहले पढ़ा हुआ तो उसमें 1988 लिखा था इस टीचर ने। अच्छा, वैसे से मैंने 1977 देखा है, मैं फिर से देख के आपको नेक्स्ट क्लास में करेक्ट कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। तो ये प्रोकैरियोट्स में क्या हो गया, 2 किंगडम में डिवाइड कर देंगे इसको भी। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हमारे ट्रू बैक्टीरिया हो जाएंगे, और आर्की बैक्टीरिया हमारे एंशिएंट फॉर्म्स, जो कि हार्श एनवायरनमेंट को सह लेते हैं ना। ये हो गया। और यूकैरियोट्स में जो हमारा क्या था, क्या 5 किंगडम वाले में जो आ रहा था,
प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। ठीक है, तो 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये हमारा हो गया ठीक 6 किंगडम्स। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अर्ली वर्क्स की। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? डार्विन ने। आई गेस लास्ट क्लास में बता दिया था। लेमार्क ने क्या किया था ये आप बताओगे। चरक का भी कंट्रीब्यूशन देख के आओगे। और जॉन रे ने क्या करा था? वर्ड स्पीशीज दिया था, इंट्रोड्यूस किया था, ये याद रख लेना। ठीक है, बाकी थियोफ्रास्टस ने हिस्टोरिया प्लैनेटेरम दी थी। ठीक है, अब धीमे धीमे मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता चला गया। ठीक है, जब डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आ गई तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया और एक ट्री ऑफ लाइफ आ गई। इसका भी हल्का फुल्का सा ज्ञान अपन ले लेते हैं। तो क्या था कि विद डार्विन्स थ्योरी एक जनरल एक्सेप्टेंस बहुत आ गया कि जनरल एक्सेप्टेंस क्विकली अपीयर दैट अ क्लासिफिकेशन शुड रिफ्लेक्ट द डार्विनियन प्रिंसिपल ऑफ कॉमन डिसेंट। डार्विन का प्रिंसिपल था कॉमन डिसेंट का कि हमारे जैसे जैसे हमारे चले आ रहे हैं एंसेस्टर्स से हमारे सेम फीचर्स आते हैं। तो ट्री ऑफ लाइफ रिप्रेजेंटेशन बिकम पॉपुलर in scientific work with known fossil groups। तो ट्री ऑफ लाइफ का थोड़ा सा arborvitae, I think it is called। थोड़ी सी हल्की सी डेफिनेशन लेंगे। इसमें से क्या आता है? इसमें से एक आध नाम आ जाएंगे अभी। अब एक क्वेश्चन कि वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न ग्रुप टाइप टू फॉसिल एंसेस्टर वाज, बताइए आप। आर्कियोप्टेरिक्स और क्या था? हिस्पोर्निस। ठीक है, थॉमस हेनरी हक्सले प्रोनाउंस दैट दे हैड इवॉल्व फ्रॉम डायनासोर्स ग्रुप। आर्कियोप्टेरिक्स और हिस्पोर्निस आए थे, हमने थोड़ा सुनते हैं ना पुराने लेटेस्ट ट्री ऑफ लाइफ में कि आर्कियोप्टेरिक्स थी, हिस्पोर्निस थे, तो वो फॉसिल एंसेस्टर्स मिले थे और थॉमस हेनरी हक्सले ने बोला कि वो डायनासोर के ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जो था, हाँ, दिस प्रिंसिपल लीड टू हॉलमार्क ऑफ इवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी। तो उसी से क्लैडिस्टिक्स आ गया। क्लैडिस्टिक एक मेथड था, वो एक अप्रोच है टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन विच organisms are categorized in clades groups based on their common ancestry। जो उनके common ancestors से उनके फीचर चले आ रहे होते हैं क्लैडिस्टिक ग्रुप में, उन फीचर्स को हम कह देंगे क्लेड। तो उनके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्लेड एक टर्म है जिसे यूज किया था ये सभी पूछ लेते हैं कि किसने कौन सा टर्म दिया,
जूलियन हक्सले ने, ठीक है। ठीक, और क्लैडिस्टिक टर्म इंट्रोड्यूस किया था क्लेन एंड हैरिसन ने। तो इससे क्या हो गया कि इस मेथड का साइलेंट फीचर ये था कि हम टैक्सा को उनके हायरार्किकल इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अरेंज करने लगे, इवोल्यूशनरी ट्री बन गया। तो अगर वो ट्री जो है, जो इवोल्यूशनरी ट्री जो बन के आ रहा है, अगर वो सेम डिसेंट से चला आ रहा है, मतलब हमारे फोर फादर्स सेम चले आ रहे हैं, तो हम उस ट्री को फिर जो हमारा ट्री अगर हमारे सेम फोर फादर्स से चला आ रहा है तो उसे हम कह देंगे मोनोफाइलेटिक, मीन्स फिर उसके बाद वही उसका थोड़ा सा नाम, ये कहां से होंगे? सेम डिसेंडेंट, कोई बोलता भी नहीं है, मैं सेम लिखती जा रही हूं। ये जो डिफरेंट डिसेंडेंट से आएंगे तो पैराफाइलेटिक कहलाएंगे। ट्री ऑफ लाइफ में ज्यादा नहीं घुसना है, बस ये दो टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक। तो हल्के से आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस, उसमें से आपको सेम डिसेंडेंट, डिफरेंट डिसेंडेंट्स पे थोड़ा फोकस रखना होगा। अच्छा, एक कंफ्यूजिंग सी चीज, लीनियस ने एक बुक दी थी जो आपने बताई हमें, सिस्टीमा नेचुरी है। तो आपने बता दिया कि थियोफ्रास्टस ने एक बुक दी, हिस्टोरिया प्लानेटेरम है। लिनस की भी एक बुक थी, उसका नाम था प्लानिटरी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लीनियस की है और ये थियोफ्रास्टस की है, ठीक है। और ये स्पीशीज प्लानेटेरम लिखी गई है किस सन में? 1753 में। और ये कि लीनियन एरा कब से कब तक रहा, ये भी हम याद रखेंगे, क्योंकि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोल ही रहे हैं जब, तो लीनियन एरा भी पूछा जा सकता है ना आपसे। ठीक, और जो 1707 से पहले हो गए उसे हम कह देते हैं प्रीलिनियन, इसी वजह से। प्रीलिनियन क्या है, लीनियन क्या है, ठीक। तो ये तो हो गया। अब हम इस पे आ जाते हैं कि डोमेन्स क्या, किंगडम क्या। लास्ट टाइम बताया था आप लोग को ना
तो अभी तक किसी को याद आया? लेमार्क की बुक मैंने पूछी थी, पूछा था ना कि लेमार्क ने क्या किया था, पता चला? अभी तक ध्यान दिया? आंसर मिला? मैम इवोल्यूशन में जो लामार्किज्म था वो वाला। एक बुक भी थी, बुक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। जूलॉजी वाली मैम ने बताया होगा, जूलॉजी का है, लेकिन याद कर लो, जब सारे बुक्स तुम लोग याद कर रहे हो तो ये भी कर लो कि भाई कंफ्यूज ना हो। ये जीन बैप्टाइस्ट लेमार्क ने 1809 में जूलॉजी के लिए भी दिया था, फिलोसफी जूलॉजिक। तो जूलॉजी की ही बात करेंगे तो डार्विन ने एक इरास्मस डार्विन, नॉट चार्ल्स डार्विन, 1796 में एक इनका भी आया था जूनोमिया, ठीक। और चार्ल्स डार्विन की क्या आ गई थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अब थोड़ा सा लेट्स सी किंगडम क्या है एंड व्हाट्स अ डोमेन, ठीक है। तो बच्चों लास्ट क्लास में बताया था ना किंगडम और डोमेन का आपको, मेरे प्यारे बच्चों बोलो बोलो, कुछ बोलो। चलो मैं बता देती हूँ। क्या था कि बिफोर लीनियस प्लांट्स एंड एनिमल्स वे आर कंसिडर्ड सेपरेट किंगडम्स, सो हु यूज दिस एज दिस टॉप रैंक। लीनियस से पहले प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम एक सेपरेट किंगडम की तरह यूज कर रहे थे, इसीलिए लीनियस ने उसे अपने टॉप रैंक की तरह यूज करा, डिवाइडिंग द फिजिकल वर्ल्ड इनटू वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल किंगडम। इस वजह से लीनियस ने भी लिविंग नॉन लिविंग वाली चीजें लेके आए थे टॉप रैंक बना के। बट जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी की एडवांसेस हुई, मिस्टर रॉबर्ट हुक आए, इन्होंने कॉक टिश्यू से माइक्रोस्कोप के इन्होंने भी बताए, सेल्स बताए, नॉन लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी थी। तो उससे बाद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो पाया। सो नंबर ऑफ किंगडम्स जो है उससे इंक्रीज कर गए, तो 5-6 किंगडम्स बहुत कॉमन होने लगे। ये हो गया हमारा किंगडम, और किंगडम से ऊपर हमने एम्पायर बता रखा था। तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन एक सुपर किंगडम हो गया, या रील्म हो गया, या वही जो भी एम्पायर बोला वही हो गया। ये एक न्यू ग्रुपिंग, रिलेटिवली न्यू ग्रुपिंग मेथड था, फर्स्ट प्रपोज इन 1977 बाय, किसने किया था, किसके में पहले डोमेन एम्पायर आया था? इन 1977 बाय कार्ल वूज। उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम लाए थे, ये बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया गया बाद में। लेकिन डोमेन से नाम किसका जुड़ा रहेगा? कार्ल वूज का। 1977 में इन्होंने ये सिस्टम लाया था। चलो अब कुछ अच्छी चीजें पढ़ लेते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो। अब हम अपने विटिकर पे आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। ये तो हमारा अब बन गया ना, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, एम्पायर, डोमेन एंड देन लाइफ तक चले गए। 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन हमने कर लिया ना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस वाला, डन।
फिर 3 किंगडम भी डन, 4 किंगडम भी कर लिया ना। कोपलैंड का था, किसका था? यस मैम, कोपलैंड का था 4, तो सब 4 हो गया। 5th विटेकर। तब हम 5 किंगडम पे आ जाएंगे। ठीक, आर.एच. विटेकर के। आप बच्चे बहुत स्मार्ट हो, आप सबको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। तो बाद में जो 5 लास्ट के हमने पढ़े थे वो अब हम यहाँ पे मेजरली थोड़ा सा डील करेंगे। क्या क्या थे 5? मोनेरा, बोलो बच्चों, रिवीट, प्रोटेस्टा, प्रोटिस्टा, पंजाई, पंजाई, प्लांटी, गुड, और एनिमल। वेरी गुड। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब हम इनको पढ़ेंगे, इनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल नीट पर्पस से पढ़ेंगे जिसमें से हमें फटाफट थोड़े क्वेश्चंस मिले। तो चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्या हुआ मोनेरा में? 1938 में एक और इंफॉर्मेशन कोपलैंड ने वर्ड यूज कर दिया था, है ना? ठीक है, ये याद रहेगा ना, कोपलैंड ने यूज कर लिया था ना 1938 में। तो किंगडम मोनेरा का एक और फीचर क्या है कि इसके मेंबर्स कौन है? सिर्फ बैक्टीरिया हैं इसके मेंबर। जितने हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन हो गए हमारे बेचारे बैक्टीरिया, वो सब किंगडम मोनेरा में है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट होते हैं। तो कुछ फीचर्स लिखते हैं हम किंगडम मोनेरा के। Only bacteria as its members। और क्या हो गया? ये अच्छा बच्चों, ये मैं ऐसे बनाती हूँ फॉर माइक्रो, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ है ये। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट है इसी वजह से अबंडेंट भी है। क्यों भाई? छोटे होंगे तभी तो नंबर में ज्यादा भी है। स्मॉलेस्ट है तो कैसे विजिबल होंगे? हमारी नेकेड आई से विजिबल होंगे? बताओ हिमांजनी। माइक्रोस्कोपिक होंगे। गुड, माइक्रोस्कोपिक। हेंस ओनली विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप। और एक और फीचर है कि they are found almost everywhere। ठीक,
तो किंगडम मोनेरा बहुत बढ़िया है, और जो बड़ा अच्छे चीजें इसमें आएंगी, बैक्टीरिया और ये सब आएगी अभी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये किंगडम मोनेरा। मैम दे आर इस प्रोकैरियोट्स। बेटा बी अ लिटिल लाउडर। मैम दे आर प्रोकैरियोट्स। अब बोलो फिर से, बोलो बेटा, या फिर मैम दे आर प्रोकैरियोट्स। हाँ प्रोकैरियोट्स है ये। तो किंगडम मोनेरा में तो प्रोकैरियोट्स डाले ही गए ना। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं भाई? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड इनका स्ट्रक्चर नहीं होता है, सेलुलर ऑर्गेनेलीज इनके वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक। और प्रिमिटिव जैसे न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वही इनके सेल ऑर्गेनेलीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऐसे ऐसे स्कैटर्ड रहेगा, यानी कि एक बिल्कुल अच्छे से जैसे हमारा न्यूक्लियस बन गया है वो नहीं रहेगा, इनका न्यूक्लियर मटेरियल थोड़ा स्कैटर्ड रहता है। या इनके अंदर आप अच्छे से बहुत ज्यादा इनका गोल्गी बॉडी और ये सब चीजें वेल डिफाइंड नहीं देख पाओगे, सब कुछ साइटोप्लाज्म में बस डिस्पर्स रहता है ना। कुछ सेल वॉल भी इनकी डिफरेंट होगी यूकैरियोट से, सेल वॉल है नहीं है, प्रेजेंट एब्सेंट, या किस चीज से बनी है, ये सब हम देखेंगे। तो ये सब आ जाएंगे किंगडम मोनेरा में। तो किंगडम मोनेरा की जो सोल मेंबर्स है ना बच्चों, वो बैक्टीरिया होते हैं, और हम बैक्टीरिया को जाके दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे आगे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जब इनके सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के, तो अब बैक्टीरिया तो तुम सबको पता है कि ये भी दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हाँ, जैसे अभी हमने पहले ही बोल दिया था मोनेरा का फीचर। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, लाखों लाख बैक्टीरिया आपको सॉइल में मिल जाएंगे, और वो एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी रहते हैं, सच एज हॉट स्प्रिंग्स में रह दिए, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में, एंड जहां पे नहीं है कोई भी वहां पर भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, और जहां पे सबको ही है वहां पे भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। जहां पे बहुत कम लाइफ फॉर्म सरवाइव कर पा रही है वहां पर भी बैक्टीरिया सरवाइव कर लेता है। लेकिन ये बैक्टीरिया के भी अलग अलग शेप, स्ट्रक्चर, कुछ तरीके होते हैं कि बैक्टीरिया कैसे दिख रहा है। तो हम सबसे पहले बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लेते हैं उनके शेप्स के अकॉर्डिंग। तो और ये बैक्टीरियल शेप्स जो है ना हर क्लास में आएगा, आपको आगे बढ़ते जाओगे आता जाएगा, तो बस आज याद रख लो, जिंदगी भर याद रहेगा। तो जो हम बैक्टीरिया को हमेशा समझते क्या है, छोटे छोटे गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं ना, ऐसे तो दिखते हैं माइक्रोस्कोप में, अगर नॉर्मल थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखो तो छोटे छोटे गोल गोल, एकदम गोल गोल से। हाँ, तो हम समझते हैं भाई यही बैक्टीरिया है ना। तो ये कैसे हैं, इनका एक नाम होता है कोकाई, ठीक है, यानी कि इनका जो शेप है ये क्या है, स्फेरिकल है, कॉकस, सिंगुलर कॉकस। अच्छा भाई, ये हो गए, एक कैटेगरी ये हो गई, ये स्फेरिकल से हैं, स्फेयर में है, गोल गोल दिख रहे हैं, लेकिन अभी जब 3D में देखेंगे तो स्फेयर का शेप है इनका। अच्छा, कुछ एक बैक्टीरिया है ना, विब्रिया विब्रिया भी है, वेरी गुड। वो किस शेप में होते हैं, कॉमा शेप्ड। गुड। अच्छा, एक अब क्या हुआ, बैट बॉल खेला है, डंडा वंडा खेला है कुछ ऐसे ऐसे, हाँ, थोड़े थोड़े रॉड की शेप के,
ऐसे भी कहीं माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं। बैसिलस। अच्छा, ये बेसिलाई, या फिर एक को ले लें तो बैसिलस। हाँ, अच्छा, इनमें कभी कभी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्पोर्स होती हैं। तो अगर ये स्पोर्स बनेंगी, हल्का सा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, स्पून की तरह से हो जाएंगे ये, और इसमें स्पोर आ जाएगी। लेकिन नॉर्मली हम इन्हें क्या कहते हैं, इनका शेप रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। रोड शेप। ठीक, फिर एक बैक्टीरिया आता है, फिर एक बैक्टीरिया क्या आते हैं जो स्पाइरल्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारा डीएनए का थोड़ा एक स्पाइरल होता है ऐसे, और उनके आगे फ्लैजिलम लगे होते हैं जो उनको मूव करने में फ्लैजिलम हेल्प करते हैं ना। लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उनका। क्यों? तो ये इनका तो नाम ही बता रहा है कि ये स्पाइरल शेप्ड है। क्यों? तो ये याद हो जाएगा। यस मैम। ये क्या लगे हुए हैं, बोलो बेटा। फ्लैजिला। फ्लैजिला होते हैं उसमें प्रेजेंट। और एक और हमने देखा, एक और क्या था जो आपने अभी बता दिया था मुझे, मैम विब्रियो कोमा शेप। कॉमा शेप्ड है ना। तो विब्रियो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका। विब्रियो कॉलरी, कॉलरा भी फैलाता है ना, तो एक बहुत Yes, ma'am. कॉमन है विब्रियो कॉलरी। अच्छा, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो हो रहा है बहुत सिंपल है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे उनमें बिहेवियर मतलब अभी जैसे हमने बताया ना कि जहां कोई नहीं है वहां पे भी ये रह लेंगे, और जहां सब कोई है वहां पे भी रह लेंगे। तो हर तरह के एनवायरनमेंट को ये अडेप्ट करते हैं। दैट मीन्स इनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है ना। तो इनमें बहुत मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कुछ, तो ये हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, क्या ऑटोट्रॉफिक क्या हेट्रोट्रॉफिक। तो ये हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन है कि हमारे को एनर्जी बनाने के लिए हमारी बॉडी को हमें खाना कहाँ से मिले, या हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, कैसे मिल रहा है। खुद पका के खा रहे हैं, किसी से मांग के खा रहे हैं, किसी के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके उसको पीट पीट के उसका पका हुआ खा रहे हैं, है ना। क्यों? सब तरह के इंसानों में भी ऐसे लोग होते हैं।
तो इसी तरह से बैक्टीरिया में भी मार धाड़ के खा रहे हैं, किसी से छीन के खा रहे हैं कि भाई बड़े प्यारे प्यारे हैं, अपना खुद पका के खा रहे हैं। तो ये भी हम बता सकते हैं कि भैया उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना। चलो भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो गया, कुछ लोग बहुत अच्छे, बहुत नेक होते हैं, बहुत शरीफ होते हैं, पढ़ाई भी खुद करते हैं अपनी, किसी से मांग मांग के नहीं, कुछ नहीं, जो बस अपने पास सही सब कुछ है अवेलेबल उससे पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे देखो क्लास में भी कॉपी दूसरे के नोट्स मार लेते हैं ना। अच्छा, जो बड़े शरीफ बच्चे हुए वो क्या हुए, वो ऑटोट्रॉफिक बच्चे हैं, वो अपनी स्टडीज खुद करते हैं। हमारे बैक्टीरिया या और प्लांट्स की तरह से भी जो अपना प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी अब अपना फूड बना रहे होंगे, तो जब अपना फूड बना रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो इनमें हो रहा होगा, या तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होंगे यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, या फिर ये कीमो ऑटोट्रॉफिक होंगे, किसी और केमिकल को अपना सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहे होंगे, उसके थ्रू अपना न्यूट्रिशन ले रहे होंगे। अच्छा भाई, अब बात आ जाती है थोड़े से ऐसे लोगों की जो बहुत अच्छे नहीं है भाई पढ़ने में, और किसी और से जाके किसी के नोट्स ले रहे हैं, और उसमें कुछ बड़े चालाक भी हैं भाई, किसी का नोट्स बना बनाया चोरी कर ले रहे हैं क्लास में। ऐसे भी होते होंगे भाई बच्चे, हमारी क्लास में तो कुछ लोग थे जो दूसरों के नोट्स मार लेते थे, लेकिन उसमें भी बड़े अच्छे फीचर्स कुछ निकल के आ जाएंगे। हर बात में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। तो क्या है कि हेट्रोट्रॉफिक, दे डिपेंड ऑन अदर्स, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। भाई अब सिंपल सी चीज देखो, फैक्ट्री लगाते हैं हम कोई, तो अगर हर कोई फैक्ट्री चलाने ही लगेगा तो फैक्ट्री से प्रोडक्ट कौन लेगा, है ना। तो किसी को प्रोडक्ट लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो जो दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए, उनका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कह देते हैं। उसमें भी तीन तरह के लोग हो जाएंगे, एक फ्री लिविंग, एक सिम्बायोटिक, जो भाई बहुत मारपीट से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े शरीफ हैं, कुछ चीज अपनी दे रहे हैं, कुछ चीज उनकी ले रहे हैं कि भाई मेल जोल से काम कर लिया, एक रिलेशनशिप में रह गए प्यार मोहब्बत से, वो सिम्बायोटिक हो गए। और कुछ जो जैसे मैंने बताया आप लोगों के बहुत बड़े पावर नेचर के लोग हुए, वो क्या हो गए, पैरासिटिक हो गए, जिनको दूसरे का पका पकाया सामान चाहिए, है ना, उनसे सारी दूसरे की न्यूट्रिशन चीजें लेनी है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रहेगा हमें, ऑटोट्रॉफिक, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉफिक, दे डिपेंड ऑन अदर्स, उसमें हो गया फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। तो जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो क्या था कि सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस अभी हो नहीं रहा है, कीमो ऑटोट्रॉफिक नॉर्मली हो रहे हैं, और दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब आगे अगली बात ये क्या कह रहे हैं, अभी तक हमें पता था कि वो इनऑर्गेनिक पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन there's one more line written in NCERT कि they may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic, ठीक है। तो vast majority of bacteria are heterotrophs, ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ्स है, that is they depend on other organisms on
dead organic matter for food. तो हम अब डिवाइड करेंगे आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, जैसे अभी हमने आपको शुरू में बताया था। ये तो शेप्स हो गए। आर की बैक्टीरिया मतलब, बोलो बच्चों, एंशिएंट बैक्टीरिया। बच्चों कोई फीचर बताओ आर की बैक्टीरिया का। प्रीतम, प्रीतम, रिंकी। मैम मोस्ट मैम हार्श क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। गुड गुड गुड। सानू बताओ कैसे मैम हार्श इनकी क्लाइमेट्स सेल में रह वॉल सकते डिफरेंट हैं। होती है। क्या बेटा? मैम सेल वॉल डिफरेंट होती है। मैम निकिता आपको हेलोफाइल्स आवाज भी होते हैं, एक्सट्रीमली साल्टी जी, एरिया में भी होते हैं, निकिता आपको मेरी आवाज थर्मोएसिडोफिल भी नहीं आ होते रही हैं। है? निकिता, आई गेस निकिता को आवाज नहीं जा रही है। बच्चों निकिता को बताओ कि निकिता, आप लोग को तो आवाज आ रही है ना बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. तो आई गेस निकिता, निकिता आवाज आने लगी? Yes, ma'am. Log out हो गया था अभी. ओके ओके। बेटा कुछ छूटा तो नहीं आपका? नहीं, just आर के बैक्टीरिया स्टार्ट ही हुआ था. अभी just log out हो गया, वापस आई लॉग इन. ओके गुड गुड गुड। तो आर्की बैक्टीरिया बेटा एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया जैसे अभी मुझे बताया आप लोग ने कि ये स्पेशल है क्योंकि ये एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज में रहते हैं. यस, ये हार्श क्लाइमेट्स, हार्श हैबिटाट्स में भी ये सरवाइव कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये हेलोफाइल्स हैं, अगर सॉल्ट एरिया. तो ये क्या करेंगे, एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया. थर्मोएसिडोफाइल्स. उसके बाद एरिया. थर्मोएसिडोफाइल्स. मैम मिथेनोजन। गुड गुड। थर्मोएसिडोफाइल्स. हॉट एरिया. तो इसमें क्या है कि जो कुछ हेलोफाइल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, वो एक्सट्रीम सॉल्ट हैबिटाट में पाए गए हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो कि बहुत ही सॉल्टी हैबिटाट है, पर वो आराम से वहां पे सरवाइव कर ले रहे हैं। हम आप नहीं कर सकते, लेकिन वो कर ले रहे हैं। तो उस तरह के एंशिएंट बैक्टीरिया अभी तक जो चले आ रहे हैं, स्टिल दे आर, उसे हमने हेलोफाइल्स बोल दिया। कुछ बैक्टीरिया बहुत हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हैं जो कि बहुत गरम गरम है, बट स्टिल वो वहां सरवाइव कर रहे हैं, तो उन्हें हमने थर्मोएसिडोफाइल्स बोला। उनका टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह 100 के डिग्री क्लाइमेट सेल्सियस। में भी वो सरवाइव कर रहे हैं। फिर मार्शी एरियाज आ गए जहां पे मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोजेंस, मीथेन गैस जो प्रोडक्शन। मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे बायोगैस प्लांट जो लगाया जाता है, गोबर गैस प्लांट फॉर द प्रोडक्शन यस मैम। काउ डंग से, जहाँ हमारे विलेजेस में वहां पर इन बैक्टीरिया का बड़ा अच्छा रोल है कि वो मीथेन का प्रोडक्शन करा रहे हैं। अच्छा, ये दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट करते हैं? दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और दिस feature is responsible for their survival in the extreme conditions। तो क्या है, इनकी सेल वॉल क्या होती है? पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। अच्छा, कुछ पॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल तुम लोग बताओ, अभी पढ़ा तुम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में।
मोनोसेक्राइड से जो लॉन्ग चेन्स बन के आ रही हैं वो पॉलीसेक्राइड्स बन रही है ना। बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा आप लोग ने, ग्लूकोज और ये सब पढ़ा होगा ना। Yes, ma'am. तो उससे जब उनके कई लॉन्ग चेन बन के आने लगे पॉलीसेक्राइड्स, तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें पा लेते हैं। हमें स्टार्च मिल जाएगा, प्लांट्स में स्टार्च होता है ना, हम कहते हैं आलू में स्टार्च है। उसी तरह से यस मैम। सेलुलोज हो जाएगा, उसी तरह से मैम ग्लाइकोजन लेकिन हो ये जाएगा। तो नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल होती है ना इनमें तो। तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, वो बाकी बैक्टीरिया से थोड़े से डिफरेंट है और ऐसी एक रेजिस्टेंट होती है कि ये इस तरह का हार्श एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर पाते हैं। अच्छा, मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट है? मिथेनोजेंस गट में प्रेजेंट होते हैं इन सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes. अच्छा, इसके बाद आर्की बैक्टीरिया हमने जान लिया। आर्की बैक्टीरिया के बाद हम यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया एक्चुअली हमारे ट्रू बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया Ma'am, they have a rigid cell wall. जी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। जी। Motile होते हैं, फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। तो कुछ में फ्लैजिला नहीं भी Chlorophyll. होता है, लेकिन तब भी वो, कुछ में फ्लैजिला नहीं होता है बट तब भी दे शो सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स। तो वो क्या है अभी हम देखते हैं। तो यू बैक्टीरिया में क्या है कि दे आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया ना, ट्रू बैक्टीरिया। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अभी आपने बता दिया कि उनका एक है कि उनका रिजिड रिजिड सेल वॉल, ठीक है। और अगर मोटाइल है तो उनमें क्या होगा? फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला। ठीक है। तो उसी में साइनोबैक्टीरिया भी आ जाते हैं जिन्हें हम नॉर्मली यस मैम, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्यों क्योंकि बोलते ये हैं बताओ? फोटोसिंथेसिस And we do photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस तो वो करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हमारा प्लांट में होता है कॉमनली, वो क्या होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। तो किस कलर का होता है? ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं ना, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। साइनोबैक्टीरिया का पिगमेंट जो होता है उसमें एक और पिगमेंट होता है जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, उसको हम कहते हैं फाइकोसाइनिन। ठीक है, वो ब्लू ग्रीन टिंच उन्हें दे देता है। बट सारे ही ब्लू ग्रीन नहीं होते हैं, बहुत सारे और भी हैं जो ब्राउन कलर्स में भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। बट पहले एक मिथ थी ये चीज, इसीलिए नॉर्मली उनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, बट अब नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो उनमें भी क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जैसे आपको पता है। लेकिन एक और पिगमेंट है फाइकोसाइनिन भी उनमें होता है, जिसकी वजह से उन्हें ब्लू ग्रीन टर्म दिया गया है। वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना जो खुद बनाए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब खाना खुद बनाने का इनका तरीका क्या है कि फोटोसिंथेसिस है इनका मेथड। सनलाइट के जी, सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया भाई कैसे हो गए? बहुत इजी है, ऐसे ऐसे बना लो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। एक हमने सेलुलर स्ट्रक्चर की एक चेन बना ली साइनोबैक्टीरियल सेल्स की। उसमें
कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो आपको याद रखना है। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन के और काम। ये काम आते हैं जी, ये काम आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। अच्छा, इनमें और अब भाई फोटोसिंथेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो ये कर ही रहे होंगे, क्यों कर रहे होंगे कि नहीं? Yes, ma'am. जब हमारा जो एनवायरमेंट था ना, हमारी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हो रही थी more than 3.5 billion years ago, यस मैम। मैम फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो साइनोबैक्टीरिया आप कई पर मैं सेंटेंस लिखते हो। वीटरोसिस्ट की एग्जांपल तो नॉस्टॉक होता है, रहना भी ना होता है ना। जी बेटा, ओके ठीक है। ऑक्सीजन तो इसमें हेट्रोसिस्ट। अच्छा, इनके बाहर एक म्यूसिलेजिनस शीट्स प्रेजेंट हो सकती है जो इनको ग्लाइडिंग मूवमेंट में हेल्प करती है। अब हम कुछ, जब ये साइनोबैक्टीरिया बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है कि सबके अंदर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट हो। जैसे आपके इसमें लिखा हुआ है कि हेट्रोसिस्ट से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट हो ही हो। ठीक है, कुछ साइनोबैक्टीरिया है मैम जैसे कि फिलामेंटस प्लेक्टोनिमा, ऐसे ही अंडरलाइन करेंगे, और अगर उसका सब स्पीशीज भी जाएंगे तो बुरियानम, उसको भी अंडरलाइन करेंगे। तो कुछ स्पीशीज है ना ऐसी जिनस है, जैसे प्लेक्टोनिमा हो गया, है ना, इनमें हेट्रोसिस्ट नहीं होती है, लेकिन ये बाकी सारा काम करेंगे। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, कार्बन साइकिल, ये सब तो चलेगी ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जिनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स है नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लेक्टोनिमा भी करेगा, अगर आउटसाइड नाइट्रोजन मिल जाएगा तो वो भी कर लेता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड सेल्स ही होते हैं हेट्रोसिस्ट जिनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता ही होता है। तो उसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं नॉस्टॉक, और पूरा नॉस्टॉक अगर हम स्पीशीज में भी चले जाए तो नॉस्टॉक मस्कोरम, एनाबिना। एनाबिना। मैम एनाबीना में नो Yes. हिस्ट्रोसिस्ट होते हैं। जी बेटे। एनाबीना में हिस्ट्रोसिस्ट नहीं होते ना। उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होता है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेकिन हिस्ट्रोसिस्ट नहीं हाँ होता। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो बोला है मैम ने। वही तो। नॉस्टॉक और एनाबिना दोनों में होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन तो। कुछ और भी हैं। ये नॉस्टॉक, ये वाली बात हो गई नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो कुछ और भी होते हैं जैसे स्पाइरुलिना, ये ना सिंगल सेल प्रोटीन के तरीके से भी यूज की जा रही है। हमारे आर्मी वाले जा रहे हैं, जैसे वहां पर फूड नहीं मिल रहा है, ऐसा सर्टेन टाइम आ जाता है कभी कभी लैक ऑफ फूड, तो इन्हें हम एक फूड की तरह भी, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन्स हैं और बहुत सारे इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स सब होते हैं, तो पैक्ड फूड की तरह भी हम बेचते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पे। तो जैसे भी मैंने बताया कि इनमें और साइकिल्स चलती हैं, बहुत अच्छा इनका रोल होता है इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सब है ना। अच्छा, ये एक हो गया। उसके बाद ये तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे, फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आए। उसमें बैक्टीरिया ना बहुत सारे वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड यूज फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। स्पेस है कहीं, देखो यहाँ बता देते हैं तुम्हें कहीं पर। अच्छा, ये रब कर देते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आ गए। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग पे ज्यादातर इनके जो हेट्रोट्रॉपिक है वो रहते हैं। एंड मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन अफेयर्स के ऊपर भी बहुत सारे हेट्रोट्रॉप हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रहे होते हैं कुछ, और कुछ हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ ह्यूमन अफेयर्स के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अभी हम आपको वो बताएंगे। हम जब तक एक बैक्टीरिया का हम पहले एक वो देख लेते हैं, बैक्टीरियल शेप देख लेते हैं ना थोड़ा सा। बैक्टीरिया का क्या होता है कि मान लो ये एक ये क्या हो गई, सेल वॉल हो गई है ना। अच्छा, अब कुछ सेल वॉल है जो कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है या डिजीज कॉजिंग हो रहे हैं, तो उनके ऊपर एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल, ताकि वो इजिली एनवायरमेंटल थ्रेट से या फिजिकल थ्रेट से वो बचे रहें। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही इनके बड़ी ऐसे कैप्सूल ना होके ऐसे स्लाइमी से होते हैं, तो स्लाइम हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया के मोमेंट्स के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ये लगे हुए हैं। फ्लैजिला ये हो गया बेटा, जैसे ये लगा हुआ है Sorry, फ्लैजिला। Fimbri. जी बेटे, These are Fimbris ना? मैं छोटे छोटे बताती हूँ आपको। स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम क्या देंगे, पिलाई। पिल्लाई. ठीक है, Okay. और ये हो गए, ये क्या हो गया, फ्लैजिला वाला हो गया, फ्लैजिलम हो गया ये। अच्छा, तो मैम फिम्बरी कहाँ होती है? फिम्बरी कहाँ होती है, ये जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे अभी आपको पता चलेगा फिम्बरी कहाँ होती है। अच्छा, इनमें कुछ फूड ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। और जो हमने बात करी न्यूक्लियर मटेरियल की ना, तो इनका क्या प्रॉपरली इनकम्पोज्ड न्यूक्लियस होता है? नहीं, जैसे बताया था स्कैटर्ड टाइप का न्यूक्लियर मटेरियल ना, तो ये इनका, बल्कि हम वो भी ना कह के इनको हम कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई। अच्छा, इनमें साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फूड। ये ऐसे छोटे छोटे से ऐसे ना ये। और क्या हो सकता है, लिपिड्स यानी कि फैट सेल्स, ग्लाइकोजन बॉडीज जो इनका स्टोर्ड फूड हो गया ना, इसी वजह से ग्रैन्युलर हो सकता है। तो बैक्टीरिया क्या था, ये बैक्टीरियल सेल था, माइक्रोस्कोपिक थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। They vary greatly in their shape, structure, is generally surrounded by a capsule or a slime layer. Cell wall contains a material murine or peptidoglycan that gives protection against chemical and mechanical injury. And genetic material is in the form of single-stranded circular DNA. तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है नॉर्मली बाय
फिशन होता है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। एक सेल है और वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, नॉर्मली बाय बाइनरी फिशन या फिशन के थ्रू हो रहा है। बट समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। जैसे अभी मैंने रॉड वाले में बताया था, रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस में, कि उसमें स्पोर प्रोडक्शन दिखाया था। sometime under unfavorable condition they reproduce through spores। कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दिया गया है इसे, बट समटाइम्स क्या होता है Conjugation, उनमें sort of sexual एक सेल reproduction. से दूसरे सेल में इनका एक एफ फैक्टर होता है, एफ प्लाज्मिड होता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल इस सेल में ट्रांसफर कर देता है। तभी तो एक बैक्टीरिया से फटाफट दूसरे उसमें जाते रहते हैं स्ट्रेन्स, और बहुत तेजी से चेंजेस हो जाते हैं ना, वेरिएबिलिटी भी आती रहती है। इसी वजह से उनके मेडिसिन बनने में भी दिक्कत होती है। तो फटाफट ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है बिकॉज ऑफ दिस एफ फैक्टर, एफ प्लाज्मिड। तो इसको भी हम कह देते हैं कंजुगेशन। और इसे आपकी एनसीईआरटी में सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने रख लिया बाइनरी फिशन को, रख लिया स्पोर फॉर्मेशन, रख लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करा, कंजुगेशन। ठीक है, ये एक कंजुगेशन क्या है, एक प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर टेक्निक है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। उसके बाद एक और चीज आ गई, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं भाई जिनमें सेल वॉल होते ही नहीं है। अभी तो हमने बात करी कि सेल वॉल है, उसपे कैप्सूल है, माइकोप्लाज्मा। स्लाइम है। जी जी, कुछ और ऐसे होते हैं भाई जिसमें सेल वॉल होते ही नहीं, वो उनके भी हैं भाई, बहुत आगे हैं भाई। उसे हमने माइकोप्लाज्मा बोल दिया। तो these organisms that completely lack a cell wall, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन है जो कि सरवाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और मेनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इसका हम एक एग्जांपल क्या हो सकता है, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी एक माइकोप्लाज्मा होता है, और ये ऑब्वियस सी बात है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमोनिया वाले ही ये कंडीशंस लेके आ रहा होगा, सॉर्ट ऑफ न्यूमोनिया करा रहा होगा। तो ये पीपीएलओ हो गए। पीपीएलओ भी माइकोप्लाज्मा होते हैं। तो आर.एच. विटेकर का जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके चले हैं हम जो, तो इसमें हमने किंगडम मोनेरा के जितने भी हमारे ब्रीफ में कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती थी वो भी ट्राई टू कंप्लीट टुडे। ठीक है, इसमें हमने यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये सब देखा। और शुरू में हमने क्या देखा था, 2, 3, 4, 5 सिस्टम ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा था। ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास अब एंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी तक ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जो कल हमारी क्लास होगी उसमें हम Yes, ma'am. आगे पढ़ेंगे। Yes, आगे हम ma'am. पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोटिस्टा, Protista, फंजाई, fungi, virus, और वी viral, ट्राई टू कवर एज मच एज। nature. प्रोटिस्टा फंजाई तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और अगर इफ वी विल गेट टाइम देन वी विल ट्राई टू कवर वायरसेस, वायरॉइड्स, लाइकेंस, Viroids. ये सब भी कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट Prion. क्लास में। ठीक है, Okay, ma'am. तो Okay, बच्चों ma'am. ठीक है, Okay, ma'am. Bye, ma'am. Yes, ma'am. बाय बच्चों, थैंक यू मैम। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम बेटा। You are now muted.